से पहले गौरांग सर, कौन से सेक्टर्स हैं जो अब आपके रडार पे हैं इस बाजार में, इस बेहतरीन बाजार में? धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी न्यूज़ स्वदेश के दर्शकों को, लक्ष्मीकांत जी को, आपको और आपको को खास करके मैंने सुना लक्ष्मीकांत जी आपको जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, तो परमात्मा से प्रार्थना है प्रशांत भाई कि आपका चेहरा इसी प्रकार से तेजस्वी रहे और आप जीवन के हर मुकाम में आगे बढ़ते रहें और प्रगति करते रहें और आपकी सेहत अच्छी रहे, यही प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है। बहुत बहुत ईटी न्यूज़ धन्यवाद सर। स्वदेश के दर्शकों को सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से और सादर प्रणाम। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। तो प्रशांत भाई, आज एक बहुत बड़ी घटना हुई जब आरबीआई गवर्नर ने क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा की। देखिए, 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद कुछ लोगों को थी, कुछ लोगों को नहीं थी, क्योंकि रुपया अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर चला गया था अमेरिकी डॉलर के सामने। लेकिन जो आंकड़े आए थे अर्थव्यवस्था को लेकर के भारत देश के, महंगाई दर हो और खास करके जो विकास दर के आंकड़े आए, मुझे लग रहा था, व्यक्तिगत मैं बात कर रहा हूं मेरी, कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की तो कटौती होगी। लेकिन वो होने के बाद जो टिप्पणियां गवर्नर साहब ने करी हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस को लेकर के, और 3 साल के लिए डॉलर स्वैप $5 बिलियन का बाई सेल का, ये मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत ही अद्भुत कदम माननीय गवर्नर साहब ने उठाए हैं। और जिस प्रकार से टिप्पणियां अर्थव्यवस्था को लेकर के की है और आने वाले समय में जो महंगाई दर रहेगी और जो विकास दर रहेगी उस पर भी जो टिप्पणियां कही है, वो उससे मेरे ख्याल से बाजार को बहुत बड़ी सहानुभूति मिली। और उस कारणवश हमने देखा कि वित्तीय क्षेत्र की सूचांक, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स और निफ्टी को एक अच्छा सहारा मिला। हमें लग रहा है, और हमने पहले भी ईटी न्यूज़ स्वदेश हमारे ही चैनल पर बताया था कि वित्तीय क्षेत्र पर आपको नजर रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो बड़ा परिवर्तन है और जिस प्रकार से टिप्पणियां गवर्नर साहब ने कही है और नतीजे जो आएंगे आने वाले भविष्य में प्रशांत भाई, तो पहले तो वित्तीय क्षेत्र होगा, दूसरा माननीय राष्ट्रपति रूस के पुतिन साहब रक्षा क्षेत्र को लेकर के काफी कुछ घोषणाएं आज शाम तक होने की संभावना है भारत सरकार की तरफ से। जो भी साझा करार रूस और भारत के बीच में होगा, तो दूसरा क्षेत्र होगा रक्षा क्षेत्र, तीसरा होगा ऑटो, और चौथा मेरे ख्याल से होना चाहिए आपके पास कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग। तो ये कुछ 4 प्राथमिक क्षेत्र है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो ये आप तमाम सेक्टर्स हैं जिनको अपने रडार पर रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। फौरन हाजिर सवाल पूछा है, पीएनसी इंफ्रा के इनके पास 200 शेयर हैं और 400 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 30,000 से ज़्यादा का नुकसान यहाँ पर झेलते हुए। हालांकि पीएनसी इंफ्रा में आज 2% की तेज़ी नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। गौरांग सर, पीएनसी इंफ्रा 400 रुपये, मतलब इनके भाव से तो काफ़ी नीचे आ चुका है स्टॉक, और आप अक्सर लोगों को राय देते भी हैं कि सही समय पे चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कीजिए, निकलना आना भी सीखना होगा। बिल्कुल प्रशांत भाई, देखिए शेयर बाजार जैसे मैं हम हर बार एक चीज कहते हैं कि पहले तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ होनी चाहिए जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हो। और दूसरी बात, अपनी पूंजी को इतना साफ मत होने जाने दीजिए जहां पर आपकी पूंजी पर लौटने आने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब 400 पे खरीदा हुआ स्टॉक 250 पर आकर के खड़ा है। मुझे ठीक से याद नहीं है पीएनसी इंफ्राटेक पर हमारी खरीदारी की राय है या नहीं है, इसलिए मैं विशेष रूप में इस कंपनी के ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, निर्माण कार्य क्षेत्र में अच्छा लगता है। एनसीसी लिमिटेड, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, और हमारे देश में बहुत ही बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी, करीबन 8 दशक से स्थापित एल&टी, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कारोबार है। तो आप उन सब कंपनियों में निवेश कीजिए और समय दीजिए। देखिए, दिक्कत यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कि निर्माण कार्य क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स ऑर्डर बुक पे आने के लिए और ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए समय लगता है, क्योंकि बहुत सारे अनुमतियां लेने पड़ती है उनको। तो समय सीमा के पास कम से कम 1.5-2 साल की होनी चाहिए अगर आपने निर्माण कार्य क्षेत्र में निवेश किया है तो। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल कहूंगा कि, और मुझे पता नहीं पीएनसी इंफ्राटेक में कुछ स्प्लिट आया या नहीं आया, इसकी भी जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि 400 वाला 250 हो गया, क्या कारण है मुझे नहीं पता। लेकिन निर्माण कार्य थोड़ा समय ज्यादा लगता है, आपके निवेश के ऊपर मुनाफा नहीं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। पंकज शर्मा का लेते हैं, अलवर राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इनके पास 1000 शेयर हैं और इन्होंने
₹50 के भाव पे खरीदारी की हुई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और क्या शानदार स्तरों पर खरीदारी जिसका इनको फायदा होता हुआ, और यहां से लॉन्ग टर्म नजरिया जानना चाहते हैं। गौरांग सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ₹50 की खरीदारी फिलहाल फायदे में इस बाजार में, क्या करना चाहिए? तो इस पर टिप्पणी से करने से पहले एक स्पष्टीकरण देता हूं। पीएनसी इंफ्रा जो पहला प्रश्न आपने मुझसे पूछा था, मैंने अभी देखा, वहां पर बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन दिक्कत है जो खरीद भाव है और जो मौजूदा स्तर है। तो 400 पर उनकी खरीद थी और मौजूदा भाव 250 का। प्रशांत भाई, एक रणनीति कारगर ये हो सकती है कि अगर उनके पास निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर और जोड़े, ताकि उनका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आकर के खड़ा हो और लंबी अवधि का समय दे। जहां तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सवाल है, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी बैंक है जहां पर बहुत समय बाद एक अच्छा परिवर्तन नतीजों में आते हुए दिखाया हमें। और जिस प्रकार से मैं टिप्पणी कर रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के, देखिए रुझान बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय सीमा आपके पास थोड़ी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बैलेंस शीट अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष और उसके पहले वित्तीय वर्ष पर नजर डालें तो दिक्कत भरी थी, नतीजे बहुत ही खराब आए थे। मेरे ख्याल से टॉप मैनेजमेंट में कुछ बदलाव भी किया था, कुछ लोन्स को लेकर के भी कुछ दिक्कत थी, ग्रॉस नेट एनपी में प्रोविजनिंग को लेकर के, लेकिन सुधार हो रहा है धीरे धीरे करके। और जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था कि जो छोटी बैंक है, जैसे सरकार की तरफ से भी घोषणा हुई है प्रशांत भाई, विलय का एक संभावना हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि आखिरकार मंशा सरकार की है कि 12 बैंक में से केवल 4 बैंक सरकारी रहे, जहां पर बाकी अन्य बैंकों का समीकरण हो जाएगा और एक रुझान जो है वो बेहतर हो सकता है। तो वित्तीय क्षेत्र अच्छा लगता है, अच्छी और सक्षम परिवर्तन के रूप में आपके नतीजे आ रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, तो ये है राय बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस वक्त आपको मिलती हुई। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन अब बढ़ेंगे अपने खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स की ओर। टॉपिक आज की बताइए। आज संजोग से हमारे भी जो विकल्प है बुनियादी दर के आधार पर, वो जो अभी लक्ष्मीकांत जी ने जो 2 क्षेत्र बताए उसी से है। इन्होंने मारुति पसंद किया है और हमारी बुनियादी दर के आधार पर अशोक लेलैंड की राय है लंबी अवधि के लिए। अनुमानित लक्ष्यांक 185 के लेकर के चल रहे हैं। महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े काफी अच्छे आए थे और दूसरी तिमाही के नतीजे भी अशोक लेलैंड के काफी सकारात्मक थे। ये अनुमानित लक्ष्यांक है प्रशांत भाई, अगर नतीजे बेहतर आए तो इसमें परिवर्तन होगा। दूसरा विकल्प भी वित्तीय क्षेत्र से लक्ष्मीकांत जी ने बजाज फाइनेंस मेरे ख्याल से पसंद किया है। हमारी पसंद L&T फाइनेंस है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन के दौर से गुजरा हुआ ये स्टॉक है L&T फाइनेंस। अनुमानित लक्ष्यांक 345 के आसपास के हैं। यहाँ पर भी कहना अनिवार्य होगा कि ये लंबी अवधि के लिए, और अगर नतीजे हमारी उम्मीद से बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है वो आपको अशोक लेलैंड और L&T फाइनेंस गौरांग सर की राय में खरीदारी की सलाह लंबी अवधि के लिए। शुक्रिया करेंगे।